हाँ तो बच्चों, काफी विद्यार्थियों का डिमांड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी हो रहा है 12th क्लास के लिए। और अमित शुक्ला ऑफिशियल यूट्यूब साइट पे ऑप्टिक्स का 3 एपिसोड लोड किया जा चुका है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो एवरी डे आधा घंटा या 40 मिनट का ऑप्टिक्स का वीडियो आप पर भेजा जाएगा, लोड किया जाएगा इस साइट पे। और साथ ही साथ 25 से 30 मिनट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी वीडियो एवरी डे अपलोड किया जाएगा। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी स्टडी करते रहेंगे। और मेरे पास जितने भी बच्चे स्टडी कर रहे थे वे जो हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उनको हम काफी आगे बढ़ा दिए थे, वे भी एक बार उसको जो है रिवाइज के रूप में देख सकते हैं। तो यहां हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर which is not moving with respect to a frame of reference, जो किसी निर्देश तंत्र की अपेक्षा समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन नहीं कर रहा हो, स्थिर कहलाता है। Everybody which is not changing its position with time with respect to a given frame of reference, मतलब आवेशों को स्थिर अवस्था में रख दिया जाए, आवेशों या आवेशों के समूह को किसी पॉइंट पे स्थिर अवस्था में रख दिया जाए, तो उन आवेशों का बॉडी पे, दीवार पे, उस लोहे पे या अदर ऑब्जेक्ट्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इसका स्टडी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। या बिल्कुल स्लो मोशन से, बिल्कुल स्लो मोशन से अगर चार्ज मोटिव है तो उनका क्या इफेक्ट है उनके आसपास के ऑब्जेक्ट्स पे, तो इसका स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। यानी द स्टडी ऑफ फिजिक्स इन विच, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एंड property and effects of charge called electrostatics in the rest stage or moving slowly। तो स्थिर अवस्था में स्थित या अल्प वेग से गतिशील आवेशों के द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न होता है, इसका अध्ययन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ऑप्टिक्स में भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा किए थे इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से बना है और स्टैटिकल मतलब स्थिर। तो आप देख सकते हैं शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु का फंडामेंटल बेसिक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन इज द पार्टिकल which mass is 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram. Electron is that particle which has charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. The number of electrons in every stationary orbit around the nucleus is certain, which may be determined by formula 2n square. Electron rotates in the orbit which angular momentum is equal to nh by 2 pi. Already described in the optics. इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम mvr nh by 2 pi होगा। इसे स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। इसमें जब ये चक्कर लगा रहा होता है तो ना ही एनर्जी का इमिटेशन, उत्सर्जन करता है, ना ही एनर्जी का एब्जॉर्बेशन करता है। Electron is the particle which can move from one to another orbit, a stationary orbit। और ये बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन is the particle which has a particular property to creating electric field। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों ओर बना सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की काफी विस्तार से हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। एंड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है।
तो ये कुछ भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इनसाइड ए वायर देन इट हैज द कैपेसिटी टू डू एवरी वर्क ऑफ द यूनिवर्स। और आप देख ही रहे हैं कि दुनिया का सारा काम इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? तो एक इलेक्ट्रॉन को कहा जा सकता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, बंध इलेक्ट्रॉन, और एक को कहा जा सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी इनको कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। बंध इलेक्ट्रॉन का मतलब दोज ऑल इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिलेटेड टू, विच आर responsible to atomic structure and chemical reaction also. The bonded electron are not free to move inside an atom because they are attracting always by the nucleus. ये जो, जैसे कि आप जानते हैं कि सोडियम Na, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। दैट मींस 11 प्रोटॉन्स इसमें होते हैं, और अलग अलग कक्षाओं में जो है ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये परिक्रमा कर रहे होते हैं, और इन सभी इलेक्ट्रॉनों को ये न्यूक्लियस अपनी ओर खींच रहा होता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए बंधन ऊर्जा, जिसे बॉन्डिंग एनर्जी या आयनीकरण ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है, उतनी ऊर्जा जब दी जाएगी तब ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर निकलेगा। जैसे मान लो कि ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी से जुड़ा हुआ है, इसको ये खींच रहा है सेंटर, तो इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देंगे तभी अपने सेंटर से बाहर चला जाएगा और ये आयोनाइज्ड हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो किसी खास एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर एक निश्चित वेग से परिक्रमा करते हैं, ये बंद इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर मूविंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, कॉल्ड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट। तो दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। सोना और हम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79। या चांदी का, एजी सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47। मान लेते हैं कि ये एक वायर है। किसका वायर है? सिल्वर का, चांदी का। इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 47। तो 47 प्लस इसके सेंटर में है, और 47 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स में मूविंग कर रहे हैं। फिर 47 प्रोटॉन्स और 47 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2n²। और ये जो फ्री स्पेस है, ये जो खाली जो जगह बचा है, इसमें करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं जिनका परमाणु संरचना से कोई संबंध नहीं होता। A lot of electrons are filled in the free space inside atoms, inside a conductor wire, and the electrons called free electrons. They are only responsible for electric current. तो वैसे इलेक्ट्रॉन जिनका परमाणु संरचना से कोई संबंध नहीं होता तथा जो चालक के अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। Those all electrons which are not responsible, not related to atomic structure and free to move inside a conductor called free electrons, ये करोड़ों की संख्या में होते हैं। इन्हें कोई एटम का न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता। जब इन्हें एनर्जी पोटेंशियल दिया जाता है, एक सेल से इन्हें जोड़ा जाता है, एक बैटरी से जब इन्हें जोड़ा जाता है प्लस और ये माइनस से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये चलने लगते हैं, है ना, ऐसे इस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में ये करंट चलता है। तो ऐसे ये मूव करने लगते हैं। ये एटम जहां है वो वही रहेंगे, और ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी वही रहेंगे। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वही मूव करते हैं वायर में, है ना। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वी आर reading about free electrons.
सवाल ये है कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है? आप बता सकते हैं जैसे कि ये हम लोगों का शरीर है और इस शरीर के अंदर क्या है, एक आत्मा है जिसे अनुभव तो कर सकते हैं लेकिन ये पता नहीं कि ये कहां है। चुंबक को तो आप देखते हैं और उसमें चुंबकीय गुण है, उसका चुंबकीय गुण कहां है, क्या किस विशेष पॉइंट्स पे है। तो इस तरह से जैसे शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, उसी तरह कोई कण और उसके आवेश अलग अलग हैं। क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आवेश हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आवेशित कण हैं। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर नॉट ए चार्ज बट दे आर ए चार्ज पार्टिकल विच पॉसेस चार्ज। इलेक्ट्रॉन एक कण है जो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज रखता है। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है। तो माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। एक को इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नामकरण क्या है? जैसे ये बोर्ड है, सबसे पहले किसी ने इसको कहा होता कि ये भैंस है, तो आज बोर्ड को हम क्या कहते हैं कि भैंस है। भैंस पे हम लोग पढ़ रहे हैं, बोर्ड पे नहीं। उसी तरह सबसे पहले जो नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन प्रोटॉन, अगर उसका नाम कुछ दूसरा होता तो आज हम लोग उसे दूसरे नाम से जानते हैं। अब ये दो प्रकार के ही होते हैं, ये कैसे पता चला? तो मान लो कि एक ऊन लेते हैं और या एक बिल्ली का खाल लेते हैं और एक एवोनाइट के छड़ को लेते हैं, दोनों को रगड़ के अलग रख देते हैं। फिर एक बिल्ली के खाल एक एवोनाइट के छड़ को रगड़ करके अलग रख देते हैं। क्या देखते हैं? दोनों बिल्ली के खाल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, विकर्षित कर रहे हैं। दोनों छड़ एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, विकर्षित कर रहे हैं, जबकि एक छड़ एक बिल्ली के खाल को आकर्षित कर रहा है। इससे पता चला कि जो रड है उस रड पे सिमिलर चार्ज है, सिमिलर नेचर का। जो खाल है वो भी, स्किन जो है बिल्ली का, वो फर जिसको उसका रुआ, तो उस पर एक सिमिलर चार्ज है। तो सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, विकर्षित कर रहे हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस सिस्टम पे कहा गया कि ये जो है, ये दो टाइप होते हैं इसके, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और दोनों पे इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज होते हैं, अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं। ये अलग है कि इनका मास अलग है। जैसे 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम मास है इलेक्ट्रॉन का, और आपके प्रोटॉन का है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स लेस देन प्रोटॉन इन मास। तो ये जो है, सबसे पहले आवेश क्या है? तो आवेश के बारे में बस यही कहा जा सकता है। देखिए, ये प्रकृति जो है, इस प्रकृति की सभी वस्तुएं उदासीन है। एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये दोनों न्यूट्रल हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एट एवरी ऑब्जेक्ट। प्रत्येक वस्तु जो है वो क्या है, ये संतुलित है, अनावेशित है, डिस्चार्ज है, न्यूट्रल है, उदासीन है। अब इसको रगड़ते हैं। अब रगड़ने से होता क्या है कि इस पर से जैसे 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन इस पे, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन इस पे, इसको रब किए तो इस पर से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस पे 10 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन बचे, और इस पर 10 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, यानी 2 नेगेटिव पार्टिकल्स की कमी हुई, तो इस पे पॉजिटिव इसको माना जाएगा। क्योंकि नेगेटिव कम हुआ तो पॉजिटिव ज्यादा हुआ, क्योंकि 10 प्लस है और 8 माइनस हो गया तो +2 आ गया इस पे, और इस पे -2 बढ़ गया तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। यानी चार्ज क्या है, इसके लिए आप कह सकते हैं कि इफ 2 ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड ऑन ईच अदर देन इट बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
from one to another. The object which donates electron called positively charged and the object which accept electrons called negatively charged. दो वस्तुओं को रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, पुनर्वितरण होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का दाता है, दान करता है, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और वो धनावेशित कण कहलाता है, और जो इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उन पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है और ये ऋणावेशित कण कहलाता है। तो बस यही डेफिनेशन दे सकते हैं कि ये चार्ज है। चार्ज का कोई खास डेफिनेशन नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम चार्ज नहीं कर सकते, ये चार्ज पार्टिकल्स हैं जो क्वांटम चार्ज रखते हैं। चार्ज का जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट स्वरूप है वो इसे प्रोसेस ये करते हैं, रखते हैं। क्वार्क्स भी होते हैं, अप क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, और जैसे कि अप क्वार्क का 2e/3, डाउन का -2e/3 और टॉप का +e/3 और बॉटम का -e/3, ऐसे क्वार्क्स होते हैं। लेकिन ये क्वार्क्स मेनली फ्री अवस्था में नहीं पाए जाते, ये टूटते और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की रचना करते रहते हैं, तो ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जा सकते। फ्री स्टेट में सबसे छोटा चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज, जिसे क्वांटम चार्ज भी कहते हैं। उसका वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। The smaller charge to the charge is not possible in our nature. इससे छोटा चार्ज जो है प्रकृति में संभव नहीं है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज मतलब ये क्या बता सकते हैं कि इसका गुण क्या है? देखिए, आप चाहें कि चार्ज को हम आग में जला दें, पानी में भिगो दें, घर्षण करके इसे रगड़ दें, ऐसा कोई कुछ कर सके जिससे इसके चार्ज में कोई डिस्टरबेंस हो, ये पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स चार्ज क्या है? तो संरक्षित है, चार्ज इज कंजर्व्ड। कोई आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट है, कोई निकाय है, या पूरी प्रकृति का टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है। इसे ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। तो चार्ज कंजर्व्ड है, यानी आप किसी भी विधि से इसको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। चार्ज क्वांटाइज्ड है। व्हाट इज क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन का मतलब कि जो कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, कोई आवेशित वस्तु है, तो उस पर आवेश की जो मात्रा होगी वो एक आवेश के, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगी। The charge at a charged body is to be in the form of a total multiple, is the form of total integer at the charge of an electron or a proton. जैसे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या एक प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हुआ। अब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, उस पर या तो 1 गुना इतना या 2 टाइम इतना या 10 टाइम इतना या 1000 टाइम इतना हो सकता है। ये 3.5 टाइम, 1.9 टाइम पॉइंट में नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यानी n जो होगा वो n का मतलब हुआ टोटल इंटीग्रल, पूर्णांक 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि जब दो वस्तु को आप रगड़ेंगे तो एक टोटल इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे जाएगा, यानी टोटल। ये चाहे कि एक इलेक्ट्रॉन घिस के आधा इसमें आ गया आधा इसमें, तो ऐसे नहीं हो सकता। आप ऑलरेडी जानते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मटेरियल। एटम सबसे छोटा पार्ट है, इसे और छोटा नहीं किया जा सकता। तो उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो उन्हें आप कैसे छोटा कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। जब जाएगा एक से दूसरे वस्तु पर, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 10 20, वो 22.5 25 30.5 नहीं हो सकता। दैट मीन्स चार्ज दैट मीन्स Q at an object is to be equal to the form of
multiple of total integer of charge at an electron or proton, where n is equal to 1 2 3, that means total integer। इसका मतलब ये हुआ किसी वस्तु आवेशित वस्तु पर स्थित आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर स्थित आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। इसे क्वांटाइज्ड कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं इसको। तो पहला क्या देखे कि चार्ज जो है संरक्षित होता है, फिर देखे कि ये क्वांटाइज्ड होता है। ये चार्ज जो है अदिश राशि है। क्या है? चार्ज क्या है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। यानी इसकी कोई दिशा नहीं होती, इसकी कोई खास पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। इसे आप जहां रख दे वहीं रह जाएगा। हम लोग एक दो क्लास वेक्टर का भी लेंगे ताकि उसको डीपली समझेंगे कि समझ पाए कि इलेक्ट्रोस्टैट के लिए कि क्या ये है। काफी आप लोगों को काफी विस्तार से वेक्टर पढ़ाया गया था, लगभग 13-14 क्लास आपको वेक्टर्स के दिए गए थे, स्पेशली न्यूमेरिकल्स के लिए। इस पर भी कुछ आपको सजेस्ट किया जाएगा और आप वेक्टर से भी देखेंगे थोड़ा सा। स्केलर मतलब ये, यानी इसको आप सिंपली जोड़ सकते हैं, जैसे +3 कूलम -4 कूलम +8 कूलम -1 कूलम, तो 8 3 11 और 4 1 5, यानी 6 कूलम। तो ये सिंपल अलजेब्रा लॉ को फॉलो करते हैं। इनके द्वारा लगने वाला जो फोर्स है, इनके द्वारा क्रिएट होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेक्टर है, लेकिन चार्ज स्वयं स्केलर है और यह सिंपल अलजेब्रिक लॉ का पालन करता है। तो क्वांटाइजेशन अभी जो हम लोग देख रहे थे, तो 3 प्रॉपर्टी इसका आप मेनली लिख सकते हैं कि चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज क्वांटाइज्ड है और चार्ज स्केलर है। अब हम लोग विचार करेंगे इस पर कि थोड़ा सा इसके नेचर को हम लोग देखेंगे और थोड़ा सा डीपली जाकर के कि इन्हें जो 2 टाइप का माना गया है, 2 टाइप का जो माना गया है, इसका एक प्रॉपर्टी क्या है, मतलब इसका एक क्या है कि ये कौन किधर बल लगाएगा, कैसे बल लगाएगा। इसके लिए एक पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, और एक पॉइंट इसमें जोड़ना होगा टेस्ट चार्ज के लिए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कि कोई अब चार्ज यहां रख दी है, तो यहां इसके चारों ओर एक फील्ड क्रिएट होगा। इस फील्ड के अंदर जब कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर इसी के नेचर का हुआ तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव, और इसके अपोजिट नेचर का हुआ तो अट्रैक्टिव फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? द एरिया अराउंड टू ए चार्ज वेयर अनदर चार्ज experience the force of attraction or repulsion called electric field of that charge। अब ये एक टेस्ट चार्ज जो आपको बता रहे हैं, टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव नेचर वाला माना जाता है, और Q जो लिखते हैं यहां 0 दे सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं Q0। इट हैज चार्ज बट इन स्मॉलेस्ट अमाउंट, यानी एक इस पे तो चार्ज है लेकिन बहुत ही सबसे छोटे रूप में। यानी टेस्ट चार्ज इज दैट चार्ज which is the test charge is not able to affecting to another charge, but another charges are able to affect it. That means we can define it
the charge which is not able to affected another charge, but another charges are able to affect it, called test charge, and it is always in positive nature. तो इसे लगभग एक प्रोटॉन का चार्ज मान सकते हैं, 2 प्रोटॉन का चार्ज मान सकते हैं। बड़े चार्ज के सामने ये चार्ज काफी छोटे हैं। अब जो है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस की जो हम लोग बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस का ये क्या आपने कभी चुंबक और ब्लेड को एक दूसरे पे क्रिया करते हुए देखा होगा? एक और सवाल है, चुंबक छोटा हो तो लोहा उसे खींचता है, और लोहा छोटा हो तो चुंबक उसे खींचता है। कौन किसे खींचता है, ये कैसे क्लियर करेंगे? चुंबक चुंबक को लाएंगे और लोहे लोहे को लाएंगे तो लोहे लोहे के बीच कोई एक्शन नहीं होगा, जबकि चुंबक चुंबक के बीच एक्शन होगा। इसका मतलब चुंबक ही काम कर रहा है, लोहा इसमें कोई एक्शन, कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस उसी तरह से, आपने कभी चुंबक के अंदर से हाथ निकलते हुए नहीं देखा होगा, ब्लेड को लोहे को पकड़ते हुए देखा है? नहीं। अब कौन किधर बल लगाता है, प्लस चार्ज किधर बल लगाता है, माइनस चार्ज किधर, किस दिशा में कैसे बल लगाता है, इसको क्लियर करने के लिए टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट लिया गया है। जैसे एक प्लस चार्ज रख देंगे, एक प्लस चार्ज जब यहां रखेंगे और इसके चारों ओर प्लस क्यू नॉट रख देंगे, प्लस क्यू नॉट रख देंगे, तो देखेंगे क्या कि ये चार्ज इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज सेंटर से बाहर की ओर फोर्स लगाता है, और यहां माइनस क्यू रख देंगे तो ये देखेंगे इधर भाग रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो निगेटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या हुआ? अपने सेंटर से बाहर की ओर। निगेटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या हुआ? अपने सेंटर की ओर। तो आवेश अथवा आवेशों के द्वारा लगने वाले बल की दिशा को दर्शाने के लिए काल्पनिक रेखाओं का उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। Virtual lines are used to represent the direction of force of a charge or group of charges called electric force lines. तो ये कौन डिफाइन करता है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बताता है, इससे हम लोग पता करते हैं, एक तरह से इसका साइन कन्वेंशन समझिए, चिन्ह योजना, कि प्लस क्यू नॉट से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या किसी चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्ज के द्वारा लगने वाले फोर्स को डिफाइन करेंगे। और 100% के वेक्टर है, वेक्टर को भी हम लोग थोड़ा डीपली समझेंगे। तो ये इतना आसान है, यह ठीक उतना ही आसान होगा जितना आसान आप वेक्टर को समझ पाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आर दोज लाइंस which those virtual lines, imaginary lines which represent the direction of electric force by a charge or group of charges. तो ये इलेक्ट्रिक, कितना टाइम हो गया देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस चलने दिया जाए। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस जो है, इनके जो इस पे हम लोग देखेंगे कि प्लस प्लस का, माइनस माइनस का, प्लस माइनस का, प्लस, और ये इनका क्या प्रॉपर्टी है, ये क्या क्या बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। जैसे कि आप थोड़ा सा देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस जो है, अगर यहाँ एक प्लस है, यहाँ एक माइनस है, तो ये प्लस से माइनस की ओर होंगी। ये जो है मैग्नेटिक जो है फील्ड की तरह बंद रेखाएं क्लोज लूप नहीं बनाते, इनका लूप फ्री होता है, ये डिफरेंस होता है इनमें, है कि नहीं? तो ये मैग्नेटिक, मैग्नेट में होता क्या है कि नॉर्थ साउथ में, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर
ये लाइंस होते हैं, और चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की। तो ये क्लोज लूप बनता है, ऐसा क्लोज लूप इनमें नहीं बनता। इनका जो हायर डेंसिटी है, ये हायर डेंसिटी इनके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। इन पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हैं, इन पर जो टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ किया जाता है, स्पर्श रेखा खींची जाती है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस जो हैं एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकती, क्योंकि जहां कट करेंगी उस पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट टेंजेंशियल लाइंस खींची जा सकती हैं, जो एक ही फोर्स के दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी, जो कि संभव नहीं है ना। If the lines cut to each other at any point, then two tangential lines can be drawn through that point, which will represent the two different directions of a force, which is not possible, क्योंकि बल सदिश है, उसका एक खास दिशा ही हो सकता है, इसलिए ये रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। And the lines repel to each other to their normal direction of length, और and बहुत कुछ इस पर हम लोग कल देखेंगे। इतना आप थोड़ा सा देख के आएंगे कि या कोई भी बुक हो उसे पढ़ के आएंगे, फिर हम लोग इसको जो है फिर बता दें कि इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। अमित शुक्ला ऑफिशियल फिजिक्स क्लासेस बाय मंजीत तिवारी, इस पर आप विजिट करें और देखें एवरी डे 25-30 मिनट का, ताकि आप पढ़ सके ऑप्टिक्स, और 25-30 मिनट का इलेक्ट्रोस्टैट जो है चलाया जाएगा। न्यूमेरिकल भी आपको जो है इंडिया लेवल का, जो अपने देश में अपने लेवल का, उस लेवल का न्यूमेरिकल भी आपको दिया जाएगा। मोबाइल के चलाने के मामले में मैं थोड़ा पुअर हूं, तो थोड़ा जवाब देने में या कुछ ये थोड़ा सा हो, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। रात को 9 से 12 आपका कॉल हम रिसीव करेंगे, आपके सवालों को लिखेंगे और अगले एपिसोड में उस पर डालेंगे। तो ठीक है, थैंक यू। मन लगा के पढ़ते रहिए, बिल्कुल लगे रहे। पोस्ट करें।